हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, रोटेशनल डायनेमिक्स का। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों टेक्स्ट बुक में जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। उसके अलावा जो भी एक दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने डाल रखा है, और इतना क्वेश्चंस मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा कि नहीं, इस बात की गारंटी तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स को देखो तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, लगभग 90% क्वेश्चन जो है वहीं से आते हैं। तो आप इतना कर ले जाओगे और इसी को बार बार रिपीट करोगे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मेरे हिसाब से आपसे हो जाना चाहिए, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। A fan is rotating at 90 rpm. It is then switched off. It stops after 21 revolutions. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. ठीक है, देखो, a fan is rotating at 90 rpm. अब ये rpm फ्रीक्वेंसी होता है, तो सबसे पहले आपको जो दे के रखा हुआ है वो देख लेते हैं। गिवन में आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी n को मैं n0 लिख देता हूँ और वो आपका 90 rpm है। लेकिन आपको आरपीएम में दिया हुआ है, इसको आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये आपको ऑलरेडी मैं रिलेशन बता चुका हूँ थियरी में कि आरपीएम से अगर हर्ट्स में जाना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये हर्ट्स में आ गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3/2 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है। अब ये स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी, फैन जो रोटेट हो रहा है इस फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी 2πn0। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, याद रखना, तो टाइम पीरियड पता है, ओमेगा तीनों पता है, क्योंकि तीनों आपस में रिलेटेड है। इन तीन में से अगर आपको एक भी पता चलता है तो इसका मतलब आपको तीनों पता चल गया है, ऐसा आपको समझना होगा। तो यहाँ पे यार ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n0, देखो फ्रीक्वेंसी पता है मतलब ओमेगा पता है, तो n0 का वैल्यू अगर आप डाल दोगे 3/2 तो आपको ये 3π रेडियन आ जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको 3π रेडियन पर सेकेंड यहाँ पे दे के रखा हुआ है। अब देखो आगे क्या बोला है, इट इज देन स्विच्ड ऑफ। स्विच्ड ऑफ इसका मतलब कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा। इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगा आपका 0 हो जाएगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दे के रखा हुआ है। इट स्टॉप्स, हाँ देखो अब लिखा है, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रेवोल्यूशंस। 21 रेवोल्यूशन के बाद वो रुक जाएगा। अब अगर 21 रेवोल्यूशन देके रखा हुआ है, इसका मतलब आपको थीटा दिया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एक रेवोल्यूशन में आपका फैन के ऊपर कोई भी पार्टिकल अगर रहा तो वो टोटल 360 डिग्री से घूमता है, 2π से घूमता है। 21 रेवोल्यूशन से इसका मतलब कितने एंगल से घुमा होगा, 21 इंटू 2π, दैट मीन्स इक्वल टू 42π। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 42π रेडियन। तो अगर आप फैन पे कोई भी पार्टिकल कंसिडर करोगे तो उसने टोटल 42π का एंगल कवर किया है, मतलब इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 21 रेवोल्यूशंस में। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय टू स्टॉप, टाइम ढूंढना है हमें, टाइम का पता करना है। अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। अगर टॉर्क कांस्टेंट है इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है, और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो जो भी काइनेमेटिकल हमने इक्वेशंस लिखे थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेक्स्ट बुक में ये शायद किसी और तरीके से सॉल्व किया हुआ है। हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, सीधा आप लिखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। 4 इक्वेशंस आपको लिख के दिया था, इसमें से आप ये इक्वेशन लिख के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी। सारे वैल्यूज दिए, आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा। थीटा जो है वो 42π है, 42π लिख दो, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का वैल्यू जो है यहाँ पे 3π दिया हुआ है तो 3π लिख दो। ओमेगा का वैल्यू 0 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो यहाँ से देखो आपको पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। और टी का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 2 यहाँ चला जाएगा, 42 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 13, सॉरी डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 14 2 ज़ा 28, तो आपका 28 सेकेंड आंसर आ गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आपका क्या है कि आप 2 इक्वेशन का यूज़ करके कर सकते हो, मेथड 2, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में करके रखा हुआ है, ठीक है। पर उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये डायरेक्ट पहला ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, इससे काम चल जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक में जो
सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है शायद वो इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है कि पहले अल्फा ढूंढ लिया है। अल्फा किससे ढूंढा है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, जो ये इक्वेशन आपका थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, इससे आपका पहले अल्फा ढूंढ लिया है। तो अल्फा ढूंढ लिया कैसे? ओमेगा नॉट, इसका वैल्यू तो 0 हो गया। ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 3 पाई है। 3 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 2 अल्फा थीटा का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 42 पाई है, तो यहाँ 42 पाई डाल दो। ठीक है, इसको उठा के अगर आप इस साइड ले लोगे तो -9 पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इंटू अल्फा हो जाएगा। अल्फा मैंने साइड में लिख दिया, तो 1 पाई तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू -9/42 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आपका अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -3/28 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार अगर मान लो आपको अल्फा मिल गया तो उसके बाद आप पहले इक्वेशन से ढूंढ सकते हो। पहला इक्वेशन अगर आप यूज़ करते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। ओमेगा 0 है और ओमेगा नॉट आपका कितना था? ओमेगा नॉट आप देख सकते हो 3 पाई था, और अल्फा -3/28, सॉरी इधर पाई आएगा शायद, सॉरी 9 पाई, इधर पाई भी आएगा, पाई भी आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 3 पाई था ना यहाँ पे, ओमेगा नॉट का वैल्यू 3 पाई था, तो यहाँ पे आप 3 पाई लिख दो। और अल्फा का वैल्यू क्या था यहाँ पे? देखो अल्फा का वैल्यू 3 पाई/28 था, तो ये 3 पाई/28 आ जाएगा इंटू टी। ये उठा के यहाँ पे ले आओ तो 3 पाई/28 इज इक्वल टू इंटू टी इज इक्वल टू 3 पाई, तो पाई 3 कैंसिल, टी का वैल्यू 28 वहाँ चला जाएगा, 28 सेकेंड। सेम केस आ रहा है, इस बार आपको 2 इक्वेशन यूज करना पड़ रहा है और यहाँ पे आपको सिर्फ एक इक्वेशन में काम चल जा रहा है। टेक्स्ट बुक में वैसा सॉल्व किया हुआ है, जो सॉल्व एग्जाम्पल आपका पहला ही सॉल्व एग्जाम्पल, तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। आई होप ऐसे सॉल्व किया हो, आप एक बार देख लेना, मैं भूल रहा हूँ। बाकी आप इससे सॉल्व कर सकते हो, तो आपका एक ही 2 ही 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, आप यूज करोगे, ध्यान में भी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए तो प्लीज़ आप इसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होगा वो पॉसिबली हो सकता है कि ना आए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ये बर्डन लग रहा है तो आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। लेकिन आपको अगर समझ में आ जा रहा है, आप कर सकते हो, तो अच्छी बात है, आप कर लो। क्या पता इसमें से एक कुछ क्वेश्चन जो है वो छोटा पार्ट आप अगर तरीका आपने सीख लिया तो हो सकता है वो ईजी बना के क्वेश्चन पूछे, और कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन जो दिया है उसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखो, समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। अब देखो बाइसिकल व्हील का डायमीटर 1 मीटर है और यहाँ पे उसके रिम मतलब एंड पे कोई एक एंड जो है, कोई चींटी वो फंस गई है। अब जो भी डायमीटर है उसका आधा करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस जो है आपका वो दे के रखा हुआ है डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। आपका डायमीटर कितना है? 1 है, तो 1/2 मीटर हो जाएगा रेडियस। While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds. तो फिलहाल तो आपका ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। लेकिन बाद में आप देख सकते हो कि फाइनली 10 सेकेंड के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी हो जाती है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। मतलब ये हर्ट्स ही है एक्चुअली में एक हिसाब से, पर सेकेंड मतलब हर्ट्स में है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ढूंढ सकते हो। इनिशियल तो आपको पता ही है, फाइनल भी आपको मिल जाएगा 2 पाई एन से, तो 2 पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। ठीक है, अब क्या है,
विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अगर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंड इन दीज 10 सेकेंड्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको कितना कंप्लीट किया है वो पता करना है। अब उसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए अगर मुझे एंगल पता चल जाए, सॉरी, तो मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो, तो हमें पता है कि 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन इतना एंगल कवर करता है वो। तो जैसे मुझे पता चल गया कि भाई इसने 10 पाई रेडियन इतना एंगल कवर किया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने 5 रेवोल्यूशंस किया होगा, क्योंकि हर रेवोल्यूशन का 2 पाई रेडियन का एंगल होता है। तो आपको जितना भी एंगल मिला उसको आप क्या करोगे, 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 पाई मतलब एक रेवोल्यूशन। तो जो भी एंगल मिला पहले एंगल ढूंढ लो और उसको फिर आप 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो एंगल कैसे मिलेगा, तो देखो ओमेगा नॉट टी और ओमेगा, और उसके बाद फिर आपको थीटा पता करना है। तो मैंने पहले क्या कहा था कि आपका थीटा का वही फॉर्मूला आप यूज कर लो, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी, आपको यहाँ से थीटा मिल जाएगा। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, 0 है। ओमेगा का वैल्यू क्या है, 4 पाई है। 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अच्छा टी क्या है, 10 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, तो थीटा का वैल्यू आपका 20 पाई आ गया। तो फिर मैंने क्या कहा था, एन ढूंढने के लिए थीटा अपॉन 2 पाई। एंगल को क्या करना है, 2 पाई से डिवाइड कर देना है, तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा, और ये आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिलेगा कितना, 10। तो पहला काम तो हमारा हो चुका है। अब पार्ट बी पर चलते हैं। पार्ट बी में देखो क्या बोला है, टाइम टेकन बाय इट फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। पहला एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और लास्ट का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, समझ गए। तो आप क्या करो, पहले पहला कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है वो चेक कर लेते हैं। अब पहले कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए थीटा का वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा हमें, लेकिन इस बार ओमेगा का वैल्यू नहीं पता। यहां हम फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो ओमेगा देके रखा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, वो तो आपके 10 रेवोल्यूशंस के बाद की बात है। पहले रेवोल्यूशन के बाद क्या एंगल है ये तो हमें नहीं पता है, और सॉरी पहले रेवोल्यूशन के बाद उसका क्या ओमेगा होगा ये हमें नहीं पता है। ये ओमेगा जो है वो 10 रेवोल्यूशन के बाद का है। तो इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या है, ओमेगा नॉट तो 0 पता है हमें, एक रेवोल्यूशन के बाद थीटा पता चल जाएगा कि 2 पाई होगा, एक रेवोल्यूशन के बाद थीटा तो 2 पाई हो ही जाएगा। अब यहाँ पे पहले रेवोल्यूशन का टाइम पूछा है, लेकिन हमें ओमेगा नहीं पता, तो आप क्या करोगे, अगर आप दूसरा इक्वेशन ढूंढने जाओगे तो जैसे पहला इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ पे भी हमें ये ओमेगा नहीं पता है। और अगर आप दूसरा इक्वेशन ढूंढने जाओगे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमें अल्फा नहीं पता है, पर यहाँ पे हमको पता चल सकता है क्योंकि थीटा का वैल्यू पता है, ओमेगा नॉट भी पता है, और हमें टी पता करना है ना। तो अगर मुझे अल्फा पता चल जाए तो सेकंड इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि टाइम क्या होगा पहले रेवोल्यूशन के लिए। तो आप क्या करो, पहले अल्फा निकाल लो। ठीक है, अल्फा निकाल लो। अब अल्फा कैसे निकालोगे, देखो अल्फा इस केस में नहीं निकलेगा जो नया केस हम निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा पूरे मोशन के लिए कांस्टेंट होगा। तो जो पहले से ही मोशन का दे के रखा हुआ है पार्ट ए में ही अल्फा निकाल लो, उसको हम पार्ट बी में यूज कर लेंगे। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि अल्फा मैं अलग से निकाल रहा हूं और पार्ट ए के मदद से ही मैं निकाल रहा हूं। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, देखो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इन 10 रेवोल्यूशंस के लिए मैं लिख देता हूं फॉर 10 रेवोल्यूशंस, पूरे 10 रेवोल्यूशंस के लिए ही मैं निकाल रहा हूं ये इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा क्या है बताओ, 10 रेवोल्यूशंस के लिए 4 पाई है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 था, प्लस अल्फा हमें निकालना है और टाइम 10 सेकेंड का था। तो यहाँ से आप देखोगे तो अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 पाई अपॉन 10, या फिर आप बोल सकते हो 2 पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बस यही अल्फा। अब आप क्या करो, पूरे क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, पूरे इक्वेशन या पूरे मोशन के लिए सेम है,
समझे कि नहीं समझे? अब उसके बाद फिर आप पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय ट्रू फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो हम पार्ट बी पर आते हैं, फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। पहला कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? तो एक रेवोल्यूशन अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू 2 पाई हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू फिक्स है, यही रहने वाला है हमेशा, 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी ठीक है। और टाइम को हम लोग क्या देखेंगे, टाइम को हम लोग टी फर्स्ट लिख देते हैं फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। अब बताओ, मैंने बताया था सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट सबके लिए जीरो रहने वाला है, थीटा का वैल्यू 2 पाई है, तो ये ओमेगा नॉट जीरो होगा क्योंकि स्टार्ट तो हुआ था आपका जीरो से ही, तो जीरो ही रहेगा। और प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू क्या होगा 2 पाई बाय 5 और टी मतलब टी फर्स्ट का स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे तो 2 पाई हो जाएगा कैंसिल, 5 2 से 10 यहाँ आ जाएगा, तो टी फर्स्ट का जो स्क्वायर होगा वो 10 होगा और टी फर्स्ट का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट 10 होगा। और अंडर रूट 10 का वैल्यू आपको लॉग से निकालना होगा, फिलहाल तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। और लॉग का मैंने बताया था स्पेशल वीडियो में, उसका वीडियो आएगा, रुको अभी 2-3 दिन में मैं डाल देता हूँ। एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है मेरा लॉग का, मैं वही डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कैसा है ना कि यहाँ पे अगर मैं सपोज करो इस पे बनाने जाऊँगा तो लॉग आपको क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा लॉग टेबल आएगा नहीं। तो मैंने वो यूट्यूब पे जो वीडियो था वो एकदम प्यार से एकदम हाथ में से रख के बनाया हुआ है, अगर आप देख लोगे उस वीडियो को तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देगी। तो मैं वो वीडियो डाल देता हूँ, वैसे भी स्पेशल वीडियो, आपको बस खाली लॉग पता करना है कि कैसे करते हैं। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मुझे बताना, मैं बाद में देख लूँगा। फिलहाल मैं डाल देता हूँ, अपना काम करो उससे। तो 3.162 इसका वैल्यू आएगा 3.162 सेकेंड। तो याद रखना आपका टी फर्स्ट का वैल्यू आपका ऑलरेडी आ चुका है, 3t फर्स्ट इज 3.162 सेकेंड, ठीक है, 3.162 सेकेंड। ओके, अब और क्या पूछा है इसमें, एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा? अब लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब 10वां सेकेंड वाला, मतलब 10वां रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा है? अब तुम बोलोगे सर 10 सेकेंड में, जो टोटल 10 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन है तो 10 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन है, तो लास्ट रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में होगा। ऐसा नहीं है, हर रेवोल्यूशन के लिए सेम टाइम नहीं लग रहा है। आप देखो कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि स्पीड बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो पहला रेवोल्यूशन बहुत टाइम लगाएगा, दूसरा रेवोल्यूशन कम टाइम लगाएगा और 10वां रेवोल्यूशन सबसे कम टाइम लगाएगा। तो इसलिए ऐसा तो नहीं होगा कि 10 रेवोल्यूशन अगर 10 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है तो हर रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में होगा। देखो पहला रेवोल्यूशन उसने कितना टाइम लगा दिया, 10 रेवोल्यूशन 10 सेकेंड में हो रहे हैं, लेकिन पहला रेवोल्यूशन के लिए उसको लगभग 3 सेकेंड लगा है। लास्ट रेवोल्यूशन के लिए कम टाइम लगा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लास्ट रेवोल्यूशन के लिए क्या करोगे, 10 रेवोल्यूशन का टाइम हमारे पास है, 10 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा है बताओ? 10 सेकेंड लगा है। आप एक काम करो, स्टार्टिंग के 9 रेवोल्यूशन का टाइम निकाल लो और वो 10 रेवोल्यूशन वाले टाइम यानी कि 10 सेकेंड में से माइनस कर देना। 9 रेवोल्यूशन का टाइम निकालो, उसको 10 सेकेंड में से माइनस कर दोगे तो आपको लास्ट रेवोल्यूशन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं हम लोग। तो यहां पे आपका टी लास्ट लिख देते हैं, टी लास्ट का मतलब है टाइम फॉर लास्ट रेवोल्यूशन, टाइम फॉर लास्ट रेवोल्यूशन। तो आप पहले क्या करोगे, 9 रेवोल्यूशंस के लिए टाइम निकालोगे। तो यहाँ पे T9 लिख देते हैं हम लोग, टाइम फॉर 9 रेवोल्यूशंस। अब 9 रेवोल्यूशंस के लिए टाइम लग रहा है T9 ऐसा मान के चलते हैं, तो आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा, 9 टाइम्स 2 पाई, एक के लिए 2 पाई लगता है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 18 पाई हो जाएगा, 18 पाई रेडियन, थीटा मिल गया। अल्फा का वैल्यू फिक्स होगा 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम लोगों ने देखा था। ओमेगा नॉट का वैल्यू भी 0 फिक्स हो जाएगा। अब बताओ कैसे आएगा, पहला इक्वेशन सॉरी सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस
हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा इस बार 18 पाई रेडियन, तो 18 पाई लिख लो। ओमेगा नॉट 0 होगा, हाफ अल्फा का वैल्यू 2 पाई बाय 5 हो जाएगा, और टी के केस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे टी लास्ट का स्क्वायर। ठीक है, टेढ़ा जा रहा है यार, टेढ़ा जा रहा है। 2 पाई 1 ज़ा 2 पाई 9 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 9 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 90 हुआ ना, टी लास्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ टी लास्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा। सो टी लास्ट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 90। अब 90 में क्या हो जाएगा आपका बताओ, 9 इंटू 10 हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 10, और अंडर रूट 10 का वैल्यू हमने देखा था यहाँ पे 3.162 आ रहा था ना, 3.162 आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9, 9.486 सेकेंड। तो ये आपका टी लास्ट आ गया। ये नहीं, टी लास्ट नहीं है, सॉरी, ये T9 है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये 9 सेकेंड का रेवोल्यूशन हम निकाल रहे हैं ना, तो T9 हो जाएगा। टी लास्ट और बाद में निकालेंगे हम लोग। ये 9 सेकेंड का रेवोल्यूशन है, तो T9 आएगा आपका, T9, समझ गए कि नहीं, फॉर 9 रेवोल्यूशंस। तो 9 रेवोल्यूशंस के लिए हमारे पास टाइम कितना आया, 9.462। अब देखो 9 रेवोल्यूशंस का टाइम हमारे पास है, फॉर 10 रेवोल्यूशंस हमारे पास टाइम जो है वो कितना है, 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन हो रहा है, 10 रेवोल्यूशंस के लिए हमारे पास कितना सेकेंड लगा था, 10 सेकेंड। तो लास्ट रेवोल्यूशन के लिए क्या टाइम होगा, सो फॉर लास्ट रेवोल्यूशन 10 रेवोल्यूशन वाले टाइम में से 9 रेवोल्यूशन वाला टाइम को माइनस कर दो। सो फॉर लास्ट रेवोल्यूशन टी लास्ट आप क्या करोगे, दिस 10 सेकेंड माइनस T9 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 9.486, और ये कितना हो जाएगा बताओ, कैलकुलेशन कर लो भाई अब, 486, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, तो 0.514 सेकेंड इज योर आंसर। 0.514 सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, 5132, 514, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड रुक जाओ, बस 1 सेकेंड की बात होगी। तो 10 माइनस 0 पॉइंट, सॉरी यार मेरा कैलकुलेशन इतना भी तेज़ नहीं है, पर ठीक है, इतना भी बुरा तो नहीं है बढ़ सकते हैं हम आगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। कॉइन और ग्रामोफोन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0.5 है। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10⁻² मीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे बच्चों किसी किसी टेक्स्ट बुक में पाई दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में किसी किसी में 2 दे के रखा हुआ है। तो मैं नए आपके आंसर के हिसाब से आपकी जो टेक्स्ट बुक में दे के रखा हुआ है यहाँ पे मैं 2 लेके चल रहा हूँ। ध्यान देना, दिस इज 2 सेंटीमीटर नॉट पाई सेंटीमीटर। अगर 2 पाई सेंटीमीटर रहेगा तो भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं 2 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ ताकि आपका जो आंसर है वो मैच हो जाए और कुछ नहीं। सो इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 centimeter away from the center of the disc. At what minimum frequency will it start slipping from there, and by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? अब क्वेश्चन को समझो। पहले हिस्से में क्या देख रखा भाई, ये आपका डिस्क है ग्रामोफोन का, जिसका रेडियस r है 8 सेंटीमीटर का। आपका एक कॉइन है जो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये r का वैल्यू आप 2 ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और इसको जब घुमाया जा रहा है तो ये इस 2 सेंटीमीटर के रेडियस में घूम रहा है। तो आपका स्मॉल r का वैल्यू जो होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे। एक तो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा नीचे की ओर वेट, एंड योर एन विल बी इक्वल टू mg। लेकिन जब आप उसको घुमाने लग जाते हो ऐसे, तो ये जो कॉइन है वो अपनी जगह से स्लिप होने लग जाता है, टेंजेंशियली ये भागने लग जाएगा। लेकिन होता क्या है कि सेंटर की ओर एक फोर्स दैट इज फ्रिक्शन, जो ग्रामोफोन और इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की ओर लग के उस स्लिप होने वाले वेलोसिटी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है और उसको सर्कल में घुमाने लग जाता है। मतलब फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके कॉइन को भागने नहीं देता, उसको सर्कल में साथ में घुमाए रखता है। अब आप क्या करोगे, जैसे आराम आराम से अगर डिस्क को घुमाओगे तो इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन होता है कि उसके वेलोसिटी को डायरेक्शन बार बार चेंज करे या फिर कॉइन को सर्कल में घुमा पाए, ठीक है, पकड़ के। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही स्पीड से घुमा दोगे ग्रामोफोन को, तो स्पीड इतना ज़्यादा आ जाएगा कॉइन के पास कि फ्रिक्शन उसको सर्कल में घुमा नहीं पाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके उसको सर्कल में पकड़ के घुमा नहीं पाएगा। समझे? तो पूछा ये गया है कि कितने फ्रीक्वेंसी पर, कितने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा कि आपका कॉइन स्लिप होना चालू हो जाएगा। तो वो जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें जिससे हम घुमाएं कि कॉइन स्लिप होने लग जाए, वो क्या होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हम लोग मान के चलते स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन के लिए n1। और याद रखना, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो कॉइन का स्पीड बढ़ने लग जाता है, तो भी फ्रिक्शन क्या करता है, अपना वैल्यू बढ़ा के कॉइन को सर्कल में घुमाने की कोशिश करते रहता है। एक ऐसा टाइम आएगा जब फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वो उसको रोक नहीं पाएगा। तो जब वो रोक नहीं पा रहा है, इसका मतलब उस मोमेंट पे आपका जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम हो चुका है। तो फ्रिक्शन आपका पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। जब हम ऐसे फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएंगे कि अब वो स्लिप होना शुरू हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपका फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन पर पहुंच चुका है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा m ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन r। ओमेगा 1 क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, उस पर भी मैं आऊंगा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है म्यू एस इंटू एन होता है, दैट इज इक्वल टू m। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई n होता है और यही n हम लोग को ढूंढना है, 2 पाई n का स्क्वायर इंटू r। म्यू एस का वैल्यू 0.5 है, n का वैल्यू mg हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर इंटू r, जिस रेडियस में घूम रहा है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। यहाँ देखो m और m हो जाएगा कैंसिल, और पाई स्क्वायर का वैल्यू g के बराबर है, पाई स्क्वायर का वैल्यू g के बराबर है, तो g और पाई स्क्वायर काट दो, तो 0.5 इज इक्वल टू 4 टू द 8 इंटू 10⁻² इंटू n1 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपका n1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 0.5। इसको यहाँ ले आओगे तो पावर 100 हो जाएगा, या 10 का पावर 2 हो जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 8। n1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4। 50 डिवाइडेड बाई 8, 25 डिवाइडेड बाई 4, तो 5/2 हो जाएगा ये n1 स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सेकेंड देख लेते हैं, 50 डिवाइड बाई 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, या 2 सेंटीमीटर है तो 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइड बाई 8, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 4 n1 स्क्वायर, और n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √25/4, दैट इज इक्वल टू 5/2। तो 5/2 हो जाएगा, इसका मतलब n1 का वैल्यू 2.5 हर्ट्स हो जाएगा। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड और हर्ट्स एक ही चीज़ है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड लिखो या हर्ट्स लिखो, 2.5 हर्ट्स, ये पहली फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद क्या पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर, अगला क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज एट ऑलमोस्ट एट द रिम। अगर इस कॉइन को तुम रिम पे ले जाके रख दो, रिम मतलब एंड पे, तब आपका कितने फैक्टर से आंसर बदल जाएगा। तो आपको इस बार फ्रीक्वेंसी 2 निकालनी है, जस्ट अ सेकेंड। तो इस बार देखोगे आप तो ये समझ में आया ना, हमको क्या करना है इस बार, कि अब इसको जाकर अगर रिम पर रख दोगे तब क्या हाल होगा। तो रिम पर रख दोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि अब ये है आपका, और रिम पर जाकर कॉइन को रख दिया, तो इस बार सब कुछ सेम होगा, वही सेम चीज होगा, बस आपका रेडियस जो है r वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। इस बार कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, दैट इज
8 इंटू 10⁻² मीटर। जो आपका यहाँ पे 2 था, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर था, वो अगर आप इसको ले जाकर यहाँ पे रख दोगे तो पूरे रेडियस के बराबर हो जाएगा। पूरा रेडियस क्या है? 8 इंटू 10⁻² मीटर, तो कैपिटल आर के बराबर हो गया, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा m⍵² r, और इस बार ω2 लिखेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब बदल जाएगी। तो देखो ये सेम फॉर्मूला F max = m⍵1² इंटू r था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? m⍵² r, और μs इंटू n तो यहाँ पे रहेगा ही। m ओमेगा का वैल्यू 2πn1 के बजाय इस बार n2 आ जाएगा, और r का वैल्यू कैपिटल R आ जाएगा, है ना। तो μs का वैल्यू 0.5, n का वैल्यू mg इज इक्वल टू m4π² n2² इंटू r। पाई स्क्वायर और g कैंसिल हो जाएगा क्योंकि g इज इक्वल टू π² यूज करने के लिए बोला है उन्होंने, और m भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.5 इज इक्वल टू 4 n2² इंटू r का वैल्यू क्या है? 8 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे अगर n2² का वैल्यू निकालने जाओगे तो 0.5 इसको उठा के यहाँ ले जाओगे तो 10⁻² हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 32 आ रहा है। तो n2² विल बी इक्वल टू 0.5 यानी कि 50 आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 32। तो n2² विल बी इक्वल टू, ये इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 25 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो n2 का वैल्यू √25 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1.25 हर्ट्ज। तो n2 का वैल्यू 1.25 हर्ट्ज हो जाएगा। कितने फैक्टर से आंसर बदल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? n2 डिवाइडेड बाई n1 कर दो। n2 का वैल्यू 1.25 है, और n1 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो n1 का वैल्यू 2.5 है, 2.5 है। तो 1.25 2.5 का आधा होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो n2 विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स n1, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी आधी हो गई है सेकेंड केस में। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A motorcyclist to be treated as a point mass is to undertake horizontal circles inside the cylindrical well of radius. The cylindrical wall of a well of inner radius 4 meter. Coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4. तो एक सेकेंड काम करते हैं। आपका सिलेंड्रिकल वॉल है और इसमें वो क्या कर रहा है, एक पर्सन ये अंदर ही अंदर सर्कल में घूम रहा है। तो ये डेथ वेल का क्वेश्चन है, समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रेडियस दे के रखा हुआ है, इसका आर का वैल्यू दे के रखा हुआ है, एंड आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर दिया, 4 मीटर। यस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.4 है, तो 0.4 हो जाएगा। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। तो मिनिमम स्पीड आपका v मिनिमम आपको ढूंढना है, और उसके अलावा आपको फ्रीक्वेंसी ढूंढना है फ्रीक्वेंसी बोला है ना, मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, राइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब एंड ढूंढना है, चलो वो तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, पहले तो मिनिमम स्पीड का डेथ वेल का क्वेश्चन है, तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला Rg/μs, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, तो आपको बस यही सॉल्व करना है। आपको g का वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोला है, √r मतलब 0.4, नहीं r का वैल्यू 4 दिया हुआ, सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, और μs का वैल्यू कितना है, 0.4 है, तो 0.4 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, √40/4 इंटू 10⁻⁻1, ऊपर जाके 400 हो जाएगा, या सीधा यहाँ पे ऐसे करो यार, 4 1 जा 0.4 1 जा 0.4 10 जा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया v मिनिमम। तो v मिनिमम आ गया। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी बोला है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी इस केस में कैसे आएगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v = r ओमेगा यूज कर लो, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2πn होता है, तो आपको n का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा v/2πr। v का वैल्यू 10 था, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू कुछ बोला यूज करने के लिए, पाई का वैल्यू तो यूज करने नहीं बोला है, और चलो ठीक है,
v/2 में पाई का वैल्यू रहने दो, पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ कर लेते हैं, और r का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स से इसको आपको log से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन देख लेना मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.398 आ रहा है, 0.398 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4 हर्ट्स। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। During a stunt, a cyclist considered to be a particle is undergoing horizontal circles inside a cylindrical well. सेम मुझे लगता है यहाँ पे cylindrical well का ही क्वेश्चन है, मतलब डेथ वेल का ही क्वेश्चन आ गया जैसा पहले था, और इसका रेडियस देके रखा है इस बार आपका r का वैल्यू 6.05 मीटर। तो एक जो पर्सन है साइक्लिस्ट वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है सिलिंड्रिकल वेल के अंदर। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। तो फिर से वापस v मिनिमम ही पूछा गया है, एंड मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, ठीक है 50 kg। और क्या बोला है, इफ ही और शी इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। तो अगर 50% अपना स्पीड इंक्रीज, सॉरी 20% अगर अपना स्पीड इंक्रीज कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, पहले तो वी मिनिमम ढूंढने बोला तो फटाफट से वी मिनिमम ढूंढ लेते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला होता है √RG/μs, ये भी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो R का वैल्यू आपका 6.05 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय G का वैल्यू कुछ लेने के लिए कहा है कि नहीं कहा है, चलो G का वैल्यू 10 ले लेते हैं, मान लेते हैं। वैसे 9.8 लिया जाता है अगर कुछ नहीं दिया है तो, पर अभी इन लोगों का कंफर्म नहीं है, ये लोग क्या पता आपको मान के चल रहे हैं कि आपको 10 यूज़ करना है, तो 10 यूज़ कर लो। म्यूएस का वैल्यू ये शायद आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है शायद कि G का वैल्यू 10 यूज़ करना है। म्यूएस का वैल्यू 0.5 है, तो ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60.5 जो होगा, 60.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 121 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 121 आ जाएगा। इसको 1/2 कर दो, ऊपर भेज दो, 60.5 इंटू 10 करोगे तो 60.5 इंटू 2 121 हो जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, इसका मतलब वी मिनिमम का वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। आगे बताइए, आगे क्या बोला है इन्होंने, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी इफ ही और शी इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%। अब देखो फ्रिक्शन स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगता है हमें पता है, नीचे वेट mg लगता है और अंदर नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और नॉर्मल रिएक्शन में आपका स्पीड आता है। नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है तो mv²/r आ जाता है। तो स्पीड बढ़ाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, पर फ्रिक्शन हमेशा वेट mg के बराबर होगा। तो स्पीड का फ्रिक्शन पर कुछ कोई लेना देना नहीं है, आपका फ्रिक्शन हमेशा mg के बराबर ही होगा। तो m का वैल्यू अगर आपका 50 kg है और g का वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 500 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू आपका 500 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखो, a racing track of curvature 9.9 meter is banked at tan inverse of 0.5. Coefficient of static friction between the track and the tires of vehicle is 0.2. Determine the speed limits with 10% margin. अच्छा चलिए, अब ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है। अ रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब रेडियस, कर्वेचर लिखा है मतलब रेडियस लिखा है। कितना है रेडियस, 9.9 मीटर, इज बैंक्ड एट tan इनवर्स ऑफ 0.5। अब देखो tan इनवर्स अगर देखे रखा है इसका मतलब ये एंगल है, tan इनवर्स आपका एंगल है। सो tan इनवर्स ये एंगल हो जाएगा आपका, और ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल μs is equal to 0.2 and determine the speed limits within 10% margin। 10% मार्जिन से, 10% मार्जिन का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा।
आपको स्पीड लिमिट पता करना है। स्पीड लिमिट पता करना है मतलब वी मिनिमम पता करना है और आपको वी मैक्सिमम पता करना है, ठीक है। अब जब भी आपका मार्जिन होता है, मार्जिन मतलब आपको क्या करना है, 10% वी मिनिमम में है। जैसे आपने वी मिनिमम निकाला, वी मैक्सिमम निकाला, मान लो वी मिनिमम 50 मीटर पर सेकेंड आया और वी मैक्सिमम आपका लेट्स से 100 मीटर पर सेकेंड आया। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि इतना स्पीड से ज़्यादा नहीं जाना है आपको, और मिनिमम का मतलब होता है इतने स्पीड से कम नहीं जाना है। अब सेफ्टी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये 10% का मार्जिन दे देते हैं। तो मतलब 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे नहीं आना है। फिर भी अगर कोई थोड़ा सा नीचे आ गया तो क्या करना है कि इसका 10% निकाल के इसका वैल्यू और कम कर दो, 10% और कम कर दो। और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 100 मीटर पर सेकेंड, इसमें आपको क्या करना है, 10% इसका निकाल के और बढ़ा दो। मैक्सिमम वैल्यू का 10% और बढ़ाना है और मिनिमम वैल्यू का 10% और कम कर देना है, ठीक है। नहीं सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो मैक्सिमम मतलब क्या, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो कई बार क्या होता है कि इसके नज़दीक भी चले जाओगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम के केस में 10% माइनस करना है, मैक्सिमम है तो माइनस करना है, और मिनिमम के केस में 10% आपको ऐड करना है। ये आपका मार्जिन होता है कि हाँ भाई आपका इतना मिनिमम है लेकिन 10% और ऐड कर दिया कि भाई इससे कम मत आना, ताकि आपका सेफ्टी जो है 10% और बढ़ा दिया गया है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हमेशा मिनिमम निकालने के बाद अगर मार्जिन है तो मार्जिन में मिनिमम में 10% ऐड करना है और मैक्सिमम में 10% कम करना है। तो सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम ढूंढ लेते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, √RG tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अगर 0.5 है तो इसका मतलब 0.5, या फिर tan यहाँ लेके आ जाओगे तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। tan थीटा 0.5 है तो देख लो यहाँ पे √R का वैल्यू कितना है, 9.9, इंटू जी का वैल्यू क्या बोला, 10 लेने के लिए, इंटू 10, tan थीटा का वैल्यू 0.5 है, माइनस म्यू एस का वैल्यू 0.2 है, तो अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, वी मिनिमम विल बी इक्वल टू √9.9 इंटू 10 मतलब 99, तो ये हो गया आपका 99, और 0.5 माइनस 0.2 दैट विल बी इक्वल टू 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 0.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 से 10 हो जाएगा, तो 0.1 मतलब आपका 1.1 हो जाएगा। तो 9 3 से 27, तो ये आपका मुझे लगता है कि 3/11, तो 11 9 से 99, तो 27 हो जाएगा। तो 3√3 हो जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है करेक्ट है, 3√3, यस। 27 का 9, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 3 से 33, 11 9 से 99, 9 3 से 27, और 9 3 से 27 होता है तो 9 यहीं पे रह जाएगा आपका, और 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.732, एंड दैट इज इक्वल टू 3 2 से 6, 3 3 से 9, 7 3 से 21, 4 5, 7 3 से 21 या, तो 5.196 आपका मीटर पर सेकेंड ये मिनिमम स्पीड है। मार्जिन के साथ अगर आप निकालोगे तो इसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10% अगर आपका मार्जिन निकालना है तो आपको इसका 10% निकालना होगा। कितना आएगा 10%, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 5.196, अब इसको मुझे लगेगा तो ये आपका आ जाएगा 0.5196 मीटर पर सेकेंड, ये आपका मार्जिन है। तो मैंने क्या कहा था बताओ, अगर आपका मिनिमम है तो उसमें ऐड करना है, सो देयरफॉर विथ मार्जिन अगर आप देखोगे तो वी मिनिमम का वैल्यू क्या आ गया आपका, एक तो 0. ये था आपका एक्चुअल वैल्यू और उसमें 10% मार्जिन ऐड करना है, तो 5.196 प्लस 0.5196, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका करीबन कितना आ जाएगा, अब इसको मैं डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर लेता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो दिया शायद वही आएगा, 5.196 प्लस
0.5196, that will give you 5.7156 मीटर पर सेकेंड। ये मार्जिन के साथ आ गया। अब उसी तरीके से आपको वी मैक्स के लिए भी जाना है, पर ध्यान रहे वी मैक्स में आपको क्या करना है, 10% और कम कर देना है कि भाई इतना मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन आप फिर भी उससे 10% कम ही जाओ तो ज़्यादा सेफ रहोगे। तो वी मैक्स का फॉर्मूला यूज़ कर लो, बाद में फिर वही 10% निकाल के उसमें माइनस कर देना। तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो आर जी मतलब 9.9 इंटू 10, टैन थीटा का वैल्यू 0.5, 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.5 इंटू 0.2, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 99, 0.5 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0. कितना हो जाएगा 5 2 से 10, 0.1, 1 माइनस 0.1 विल बी इक्वल टू 0.9। तो ये 11 से हो जाएगा, 11 7 से 77 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 77। अंडर रूट 77, ये मैक्स का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, अंडर रूट 77। अब अंडर रूट 77 आपको करना पड़ेगा लॉग से, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिलहाल सॉल्व कर रहा हूँ। अंडर रूट 77, जस्ट अ सेकेंड ना, अंडर रूट 77 विल गिव यू 8.775 या 8.77 ही लिख दो, चलो 8.775 लिख से 5 जाने दो यार, 8.77 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वी मैक्स आ गया। अब विथ मार्जिन अगर आपको जाना है तो 10% का आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। तो विथ मार्जिन आपको देखना पड़ेगा 10% का मार्जिन क्या हो जाएगा, इसका 10% लोगे तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 8.77, दैट विल गिव यू 0.877 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला वैल्यू आपको इसमें माइनस करना है, तो आपको मार्जिन के साथ आ जाएगा 8.77 माइनस 0.877, क्योंकि देखो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, देख रहा वी मैक्स माइनस 10%, तो माइनस करोगे तो आपका वैल्यू 8.77 माइनस 0.877 विल गिव यू 7.893 मीटर पर सेकेंड। दिस हैज टू बी योर आंसर 7.893। ठीक है, इनका थोड़ा सा शायद अलग आ रहा है, नहीं 898 आ रहा है, हमारा 893 आ रहा है, ठीक है, वो डेसिमल में फर्क होगा, इतना आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो, पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। अब एक रेसिंग ट्रैक डिजाइन किया जा रहा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर मतलब रेडियस होता है, उसका रेडियस हम लोग 72 मीटर रखेंगे। मतलब आपका रेसिंग ट्रैक जो होता है वो एक्चुअली कर्व्ड होता है ना, तो रेसिंग ट्रैक कर्व्ड है, 72 मीटर का उसका हम लोग को रेडियस रखना है। ठीक है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। तो उस पर जो स्पीड होगी उसके अंदर वो मैक्सिमम स्पीड 216, मतलब ये आप एक मान के चलो ऑप्टिमम स्पीड है, इसी स्पीड से जाना है, इस स्पीड से आपको ज़्यादा नहीं रखना है, तो इससे ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है आपको, 216 किलोमीटर पर आवर। अब से यहाँ पे हम लोग SI यूनिट यूज़ करेंगे, तो 216 किलोमीटर पर आवर जो है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकेंड में देखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और अगर उल्टा करना है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आ रहे हैं, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है अब इसको करोगे तो 18 1 से 18, 18 1 से 18, 18 2 से 36, 12 5 से 60 हो जाएगा। ये मतलब 60 मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड रखा गया है, जिससे कार को घूमना है इसके अंदर, या जो भी व्हीकल्स घूम रहा है इसमें। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड। नाउ विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, रोड को कितने एंगल से टिल्ट करना है, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा गया है। रोड को आपको कितने एंगल से टिल्ट करना है, कितने एंगल से टेढ़ा करना है, उठाना है इसको, तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा पूछा गया है। ठीक है, और क्या है, एंड बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऑफ द ट्रैक इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड।
तो अगर ट्रैक 10 मीटर वाइड है, पूरा ट्रैक की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 मीटर है अगर तो यहाँ पे आपको ये हाइट एच भी ढूंढना है कि कितना हाइट एच ऊपर उठाना है, आउटर एच को इनर एच से कितना हाइट ऊपर उठाना है। तो एक तो आपको एंगल थीटा ढूंढना है, दूसरा आपको हाइट एच ढूंढना है। समझ गए? ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की बात हुई नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो थीटा का आपने विदाउट फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला यूज किया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो। वहाँ पे एक्चुअली में वी नॉट होता है, दैट इज ऑप्टिमम स्पीड, तो हम यहाँ पे ऑप्टिमम स्पीड लेके चलते हैं 60 को, मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है वो ऑप्टिमम स्पीड ही है, मतलब मोस्ट सेफ स्पीड मान के चलते हैं ये, और इससे आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी, वी नॉट स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू आप देख सकते हो 72 दिया हुआ है, और जी का वैल्यू आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन 10 यूज करना दिया है, सॉरी 10 यूज करना है जी का वैल्यू, यू कैन सी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 कर लो, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 720 हो जाएगा, ये जाएगा, और ये आपका 36 10 36 2 सो tan इनवर्स ऑफ 10/2 5 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5। अब tan इनवर्स ऑफ 5 अगर ढूंढना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 5.0000 ढूंढ सकते हो, और आपके लॉग बुक में कुछ इस तरीके का लॉग बुक आता है आपका, इस लॉग बुक से आप इसका वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो मैंने आपको पहले बताया था, अब यहाँ पे मैं आपको लॉग बुक का पूरा जूम करके दिखा नहीं पाऊंगा एक एक लेटर, तो इसलिए मैं इसका लॉग बुक यूज करने का, इसमें लॉग बुक में आपका एक नेचुरल टेंजेंट करके एक कॉलम बना हुआ रहता है, उस नेचुरल टेंजेंट, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट का एक कॉलम होता है, उस नेचुरल टेंजेंट में से आप tan इनवर्स ढूंढ सकते हो। इनवर्स कैसे ढूंढना है उसका जो है आपको स्पेशल वीडियो में मिल जाएगा, 11th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक अलग सी वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको इनवर्स सिखाया जाएगा कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 5.00 जब तुम ढूंढोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये एंगल मिलेगा 78 डिग्री और 36 मिनट का एंगल मिलेगा, 78 डिग्री और 36 मिनट। अब देखो आप ये याद रखना कि 1 डिग्री का मतलब होता है 36 मिनट, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 36, नहीं सॉरी 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 36 मिनट का मतलब क्या होगा, अगर 36 मिनट की बात की जाए तो इसका मतलब 36 अपॉन 60 करोगे तो उतना डिग्री आ जाएगा ये, तो 36 अपॉन 60 करोगे तो कितना आएगा बताओ, अगर 1 डिग्री 60 मिनट्स है तो फिर यहीं पे कर लेते हैं ना, 36 मिनट कितना डिग्री हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 60, तो 6 6 0.6 डिग्री आ जाएगा, तो 36 मिनट इज नथिंग बट 0.6 डिग्री, तो आप थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ 78.6 डिग्री, क्योंकि जो 36 मिनट है वो एक्चुअली में आपका 0.6 डिग्री हो गया, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो आपका 36 मिनट कितना डिग्री होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x का वैल्यू 0.6 आ गया, तो 78.6 डिग्री हमारा एंगल आ गया। समझे? तो एंगल ऑफ बैंकिंग को मिल गया जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हाइट h ढूंढना है। हाइट h ढूंढने के लिए आप एक काम करो, इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा का यूज कर सकते हो, तो साइन थीटा का अगर यूज करोगे तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट h अपॉन हाइपोटेनस 10, तो ये हो जाएगा h अपॉन 10। अब से यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, हम डिग्रीज में लेंगे, यहाँ पे 78 डिग्री 36 मिनट, तो साइन 78 डिग्री 36 मिनट, अगेन ये टेबल से मिलेगा आपको, और टेबल से जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो 0.9803 आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू h बाई 10, तो h का वैल्यू आपका 0.9803 मल्टीप्लाइड बाई 10, और दैट विल बी इक्वल टू 9.803, और 9.8 लिखोगे तो भी चल जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया हाइट h का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अच्छा, द क्वेश्चन इन द रोड इन द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब यही जो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये एक्चुअली में लाइन से देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसी का क्वेश्चन है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, मतलब इसी से क्वेश्चन आगे कंटिन्यू किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखना है, क्या बोला है,
द रोड इन द क्वेश्चन नंबर 7 इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो जैसा रिक्वायरमेंट्स है वैसा क्वेश्चन नंबर 7 में वैसा रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी बात की है कि रोड में फ्रिक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट एंड बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। तो यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट आप समझ लो v मिनिमम और अपर स्पीड लिमिट v मैक्सिमम, ये दोनों पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं v मिनिमम पहली बात करते हैं, ठीक है। तो लोअर स्पीड लिमिट v मिनिमम देखते हैं। फॉर्मूला क्या बताओ, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस, ये फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं, अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, देखो r का वैल्यू 72 दिया हुआ था कि पिछले क्वेश्चन का ही सारा इन्फॉर्मेशन लेना, बस म्यू एस का वैल्यू यहाँ से ले लेना आपको। r का वैल्यू मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू 72 दिया था और g का वैल्यू 10 दिया हुआ था। tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, थीटा देख लो नाउ सी, r का वैल्यू 72, g का वैल्यू 10। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 है। तो अगर आप tan यहाँ ले आते हो तो tan थीटा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 है हमारे पास। तो tan यहाँ ले आओ तो tan थीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, बस tan थीटा इज इक्वल टू 5 यूज कर लो। तो 5 माइनस 0.8, म्यू एस का वैल्यू 0.8 है, अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 5 करो, अब सॉल्व करना है बस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 720, 5 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा बताओ, 4.2 हो जाएगा, यस 4.2 डिवाइडेड बाय 8 5 is 40, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो भी रहेगा देख लेते हैं हम लोग। 720 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल गिव यू 604.8। तो ये हो जाएगा आपका v मिनिमम, एंड v मिनिमम इज 604.8, अंडर रूट 604.8। अब 604.8 का आप स्क्वायर रूट अगर लोगे तो ऐसे तो नहीं ले पाओगे, अगेन इसके लिए आपको लॉग यूज़ करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर रूट होता है 24.59। तो 24.59 मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकाला, लेकिन इन्होंने लोअर स्पीड लिमिट किलोमीटर पर आवर में देके रखा हुआ है। तो जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट नहीं करना है। जनरली ये रूल होता है कि आपको SI यूनिट में ही आंसर छोड़ना है, पर फिर भी अगर आप आंसर निकालोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा। इसमें आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, मैंने आपको पहले बोला था। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको 88.5 मिल जाता है, दैट इज 88। तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको किलोमीटर पर आवर में ही आंसर निकालना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप SI यूनिट में आंसर को छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, Vmax की बात कर लेते हैं। Vmax क्या होगा बताओ, Vmax का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 प्लस, सॉरी नीचे माइनस आ जाएगा इसमें, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब ध्यान देखो, जब भी आप Vmax निकाल रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए। अगर ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो ये नंबर इमेजिनरी बन जाएगा और आपका स्पीड इमेजिनरी नहीं हो सकता। तब हम बोलेंगे कि भाई आपका Vmax एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहले देख लेते हैं, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तब तो एग्जिस्ट कर जाएगा, आपको सॉल्व कर लेना है। अगर ये वाला वैल्यू नेगेटिव आ गया, क्योंकि इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू यही आ सकता है, अगर म्यू एस tan थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा निकला तो 1 माइनस ये नंबर अगर बड़ा निकला 1 से तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले चेक कर लो कि म्यू एस tan थीटा का वैल्यू 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। इसका वैल्यू 1 से छोटा ही होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा हो गया तो Vmax एग्जिस्ट नहीं करेगा। म्यू एस का वैल्यू कितना है बताओ, 0.8 है और tan थीटा का वैल्यू 5 है विच इज 4। तो इसका मतलब म्यू एस tan थीटा जो है इट इज ग्रेटर देन 1, सो देयरफॉर Vmax डजंट एग्जिस्ट, अपर स्पीड लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो अपर स्पीड लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, जा सकता है जितना भी स्पीड से जाना है इस केस में। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। A pendulum consisting of a massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram, अब ये पेंडुलम का क्वेश्चन है, is set up as a conical pendulum
ठीक है, इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। अब ये फिर से एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कोनिकल पेंडुलम का। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो आप इसमें फंस जा रहे हो और या फिर आपको कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंदी लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जा रही है तो आप अगर टाइम देते भी हो तो इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, तो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखिए आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है तो आपको धीरज बांध के रखना पड़ेगा। मैं आपको सब करवा दे रहा हूँ ताकि आप ये ना बोलो कि आपने करवाया नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। देखो बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होगा जो मुझे लग रहा है कि भाई शायद सिलेबस के कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी है जो शायद आपको सिलेबस के बाहर से आपको हेल्प लेना पड़े, तो वो तो नहीं आने वाला है, तो वो तो मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा। लेकिन ये भी सिलेबस के अंदर की जो चीजें हैं वो तो मैं आपको सारा करवा दूंगा, चाहे डिफिकल्ट हो चाहे जैसा हो। अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 20 इंटू 10⁻² मीटर। 20 इंटू 10⁻² का मतलब होता है 0.2 मीटर। तो ये पेंडुलम का लेंथ हो गया आपका, ठीक है भाई। एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास, और जो मास है उसका वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम का मतलब होता है 100 इंटू 10⁻² मीटर -3 kg, और ये आपका 0.1 kg हो जाएगा। चलो उसका मास भी देके रखा हुआ है। और क्या बोला है, सेटअप एज अ कोनिकल पेंडुलम, इट्स बॉब ना परफॉर्म 75 आरपीएम। उसके बॉब का मतलब उसका फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है आरपीएम। आरपीएम से आप पहले तो हर्ट्स में कन्वर्ट करो, हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो तो आपको हर्ट्स आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 15 5 15 4 5 डिवाइडेड बाई 4 हर्ट्स। तो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। नाउ सी, ये याद रखना कि जब भी अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूं मैं, मतलब आपको टाइम पीरियड पता है, आपको ओमेगा पता है, तीनों पता है। इन तीनों में से अगर एक चीज पता है इसका मतलब आपको तीनों पता है, क्योंकि तीनों आपस में रिलेटेड है। चलिए, फ्रीक्वेंसी पता है मतलब मुझे टाइम पीरियड पता है, मतलब मुझे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पता है। अब आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी ढूंढते हैं, उसके बाद इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ लेंगे भाई। तो पेंडुलम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेंडुलम है आपका, ये आपका पेंडुलम इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, और ये उसका लेंथ हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए रहता है। यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इसका लेंथ देके रखा है लेकिन इसका रेडियस नहीं दिया हुआ, याद रखना, इसका सिर्फ एल देके रखा हुआ है। नाउ यहाँ पे मास देके रखा हुआ है, तो v इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूं, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सर्कुलर मोशन के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो होता ही है, ये रिलेशन है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूं इसे, तो आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, 2πn का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर 4π² n स्क्वायर। अच्छा, पाई स्क्वायर का वैल्यू कुछ लेने बोला है क्या? हाँ, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेने बोला है। 4π² n स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 1 से 2 2 2 से 4, तो ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर। n का वैल्यू देके रखा हुआ है, सब कुछ का वैल्यू देके रखा है। हमको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। एक बार रेडियस मिला, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। चलो, एक बार रेडियस मिला आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सारा वैल्यूज हमें पता है। अब सोचो रेडियस कैसे ढूंढोगे। यहाँ पे उन्होंने कॉस थीटा का वैल्यू देके रखा हुआ है, मतलब ये जो थीटा है आपका सेमी वर्टिकल एंगल, इसका कॉस थीटा का वैल्यू देके रखा हुआ है। कॉस थीटा देखोगे तो h/l आएगा, हमें चाहिए वैसे r, ठीक है। r के लिए हमें साइन थीटा चाहिए था, ताकि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये बात भी है कि अगर आपको कॉस थीटा पता है, अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है किसी एंगल का, अगर एक भी पता है, तो आपके पास आइडेंटिटीज, बहुत सारे रिलेशन है, आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हैं, जिससे आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढ सकते हो। और साइन थीटा कॉस थीटा में तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर आपको कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा भी पता चल ही जाएगा। तो हमें पता है कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर सपोज करो आपको कॉस थीटा का वैल्यू ना भी दिया होता तो भी शायद काम चल जाता, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी से हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता चल जाता। मैं वो करके दिखाऊं क्या? इन्होंने लेकिन यूज करके लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं एक बार टेक्स्ट बुक चेक कर लेता। ये शायद क्वेश्चन किसी नोट से बनाया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। शायद उन्होंने वहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू भी नहीं दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यूज पाई स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं भाई कॉस थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कॉस थीटा का वैल्यू भी हटा दो, हटाओ 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 हटाओ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे यार, क्या दिक्कत है। अब देखो हमें अगर मान लो थीटा पता चल जाए या साइन थीटा पता चल जाए, तो साइन थीटा पता चलने से लॉजिक कैसे लगाना है, हमको आर मिल जाएगा, क्योंकि आर और एल में रिलेशन होगा, एल दिया हुआ है और आर मिल जाएगा। दिया तो है नहीं कॉस थीटा, तो क्या करोगे, तो साइन थीटा दिया नहीं है, तो अब आपको साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी ढूंढोगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा, क्योंकि अगर कॉस थीटा भी मिल गया तो साइन थीटा मिल जाएगा। अब मैं कॉस थीटा पे गौर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है कोनिकल पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। तो यहाँ पे आपको देखो बाकी सब वैल्यूज दिया हुआ है, आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा मिल गया तो उसके बाद फिर आपको साइन थीटा मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, आर मिल गया इसमें डाल दो, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्वेश्चन घुमाया फिराया था इसलिए मैंने बोला, लेकिन ठीक है अगर आपको समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल का फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो टी की जगह पे आप 1/n डाल सकते हो, 2 पाई अंडर रूट, लेंथ जो है वो 0.2 है तो 0.2 डाल दो, 0.2 कॉस थीटा, जी का वैल्यू 10 है 1/n मतलब 4/5 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, 5/4 का उल्टा 5/4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बताओ, 0.2 कॉस थीटा वैसे लिख दो अपॉन 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर से 4/25 है ना, 4/25 यहाँ पे आपका पाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 0.2 इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे 10 आ जाएगा। चलो ठीक है, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 है, ये इन्होंने यूज करने के लिए बोला टेक्स्ट बुक में चेक किया मैंने, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 25 टू ज़ा 50 होता है ना, 25 टू ज़ा 50 मतलब 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 आप देखोगे कॉस थीटा का वैल्यू तो ये 0.8 आ जाएगा। तो ये वैसे यहाँ पे लिख के दिया था यूज करो, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, तो नहीं भी दिया रहेगा तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू मिला है तो आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे आर और एल में रिलेशन चाहिए ताकि एल डाल के मैं आर निकालूं। तो आपको पता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0.8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0.8 का स्क्वायर क्या होगा, 0.64 होगा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.64, तो ये हो जाएगा 0.36 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 0.36, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0.36, जो कि ऑब्वियसली बात है आपका हो जाएगा 0.6, 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है, तो स्क्वायर एट 0.6 आ जाएगा, साइन थीटा आ गया। अब देखो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑपोजिट आर अपॉन एडजेसेंट एल, सॉरी ऑपोजिट आर अपॉन हाइपोटेनस एल, तो ऑपोजिट आर अपॉन हाइपोटेनस एल विल बी इक्वल टू 0.6, तो आर अपॉन लेंथ कितना दिया हुआ है पेंडुलम का लेंथ 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 ले लो यहाँ पे इज इक्वल टू 0.6, आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 2 12, 0.12 मीटर, आर मिल गया, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 2m r स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 2m r स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 2m r स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, यही है ना। तो 2 मास कितना दिया हुआ था, आई थिंक 0.1 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.1 kg या 0.1 kg था, ठीक है। उसके अलावा r का वैल्यू यहाँ से मिल गया, r का वैल्यू इसका स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144,
तो 0.0144 आ जाएगा। 1 2 3 4 4 आ जाएगा ना। हाँ, पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेने के लिए कहा गया है और n का वैल्यू वहां पर 4/5 आया था ना। n का वैल्यू 5/4 है, तो 5/4 मतलब 25/16 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 25/16 हो जाएगा। इसे भाई अब आपको सॉल्व करना है तो मेरे हिसाब से आप सॉल्व तो कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा और उसके बाद चलो करो सॉल्व यार। तो ये हो जाएगा आपका 0.0144 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 8, तो 0.045 आ रहा है भाई, 0.045 जूल। दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया हमको। अब उसके बाद हमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है शायद, राइट। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी 0.045 एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो पेंडुलम पहले ऊपर नहीं था, तो पेंडुलम अगर मान लो इस तरीके से लटक रहा था आपका, ठीक है, तो ये लेंथ एल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप उसको अगर सर्कल में घुमाओगे एक एंगल पे, तो उसको उठा के ऊपर लेके जाओगे। उठा के हम मान लो ऊपर लेके चले आए। अब हमारा लेंथ ये एल है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं इसको बताओ, ऐसे सर्कल में घुमा रहे हैं। अब तो इसका मतलब कुछ हाइट ऊपर उठ गया ना। जितना हाइट ऊपर उठा उसके हिसाब से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, या उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो कितना हाइट ऊपर उठा, अगर मान लो इस रेडियस के सर्कल में अगर वो घूम रहा है ना, तो इसका मतलब यहां से वो यहां उठा है, इस पॉइंट से वो इस पॉइंट पे उठा है। तो ये जो हाइट है आपकी, यही हाइट h है। तो यही हाइट h आपको पता करना है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh लगा देना है। मान लेते ये हाइट h है और ऊपर से लेकर नीचे तक ये हाइट आपका x है और ये एंगल आपका थीटा है, जो भी अपने पास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो टोटल लेंथ l है पेंडुलम का, वो x प्लस h है। l इज इक्वल टू x प्लस h है और आपका h का वैल्यू जो होगा वो l माइनस x होगा। ठीक है, इसको फिक्स कर लो। अब x का वैल्यू इसमें अगर ढूंढोगे cos थीटा यूज करके, cos थीटा इसीलिए क्योंकि मुझे x और l में रिलेशन चाहिए, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो वो cos थीटा ही देगा मुझे। तो cos थीटा का वैल्यू भी पता है मुझे 0.8 और x का वैल्यू अपॉन l का वैल्यू। तो आप एक काम करो, पहले ऐसे रहने दो, x बाय एल, x का वैल्यू आपको l cos थीटा मिल जाएगा। सो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, h इज इक्वल टू l माइनस l cos थीटा। तो h का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, l कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा। तो l का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.2 है, देख रहे हो ना। तो 0.2 लिख दो। 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 0.8 था, तो ये आपका 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, इसका मतलब ये 0.04 हो गया। तो 0.04 मीटर आपका हाइट आ गया और आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है, देखो अगर हम ये मान के चले कि बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो mgh इतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो m का वैल्यू 0.1, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 0.04 है। तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका, ये 0.04 जूल की एनर्जी आ गई, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो थोड़ा लंबा चौड़ा जरूर था, पर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो अगर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछते हैं तो वो बड़े आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। A tiny stone of mass 20 gram is tied to practically massless, inextensible, flexible string and whirled along vertical circle। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया। तो ऑब्जेक्ट का मास जो है बॉब का वो 20 ग्राम है। 20 ग्राम का मतलब होता है 20 × 10⁻³ kg और उसको रस्सी से बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। अच्छा, स्पीड जो है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब टी का वैल्यू जो है वो mg के बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द
फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये हम बाद में बात करेंगे, पहले स्पीड लिख लेते हैं। यहाँ पे स्पीड कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। अच्छा, एंटायर सर्कल में घूमते घूमते मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये हमें पता करना है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये दो चीजें हमको पता करनी है, ठीक है। अब पहले देख लो यहाँ पे सर्कुलर मोशन जब हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो किस पॉइंट पे मुझे बताओ पूरे सर्कल में किस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस फोर्स ड्यू टू टेंशन। वो होता है आपके मिडिल पोजीशन पे। देखो तीन पोजीशन है, एक टॉप मोस्ट पोजीशन है, एक बॉटम का पोजीशन है और ये पोजीशन है। इस पोजीशन पे सरफेस टेंशन सेंटर की ओर एक्ट करता है, सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ सॉरी, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो सेंटर की ओर एक्ट करता है। तो ये पूरा का पूरा टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। हमने इसको टीसी लिखा हुआ था अगर ये पॉइंट सी माने तो। बाकी सारे केस में क्या होता है, जैसे मान लो ऊपर टीए है और नीचे एमजी है, तो टीए में से पूरा टीए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं कर रहा है, बल्कि टीए में से एमजी माइनस हो जा रहा है और जो ये बचा हुआ है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे एग्जैक्टली आपका जो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्यों बोल रहा हूँ हे भगवान, एग्जैक्टली जो टेंशन है टीसी वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो और इस पॉइंट पे जो है स्पीड है वो स्पीड आपको दे के रखा हुआ है, कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो इस पॉइंट सी की बात हो रही है जहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो यहाँ पे स्पीड आपको दे के रखा हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके अलावा कुछ भी दिया है क्या? हाँ, यूज जी का वैल्यू, ये जी का वैल्यू होगा, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्ट्रिंग का लेंथ देना जरूरी था। स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वही रेडियस होगा, स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है वही एक्चुअली में रेडियस होता है। रेडियस इज इक्वल टू 1.8 मीटर है। अब यहां पे पूछा क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, वही पूछा है ना। अब हम जानते हैं कि देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दौरान सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है वो बॉटम पे होता है और सबसे कम स्पीड जो होता है वो टॉप पे होता है। तो टॉप पे आपका सबसे कम स्पीड होगा मतलब मिनिमम स्पीड होगा, और बॉटम पे सबसे ज्यादा स्पीड होगा मतलब वी मैक्सिमम होगा, है ना। नाउ सी यहाँ पे वी मिनिमम, अगर मिनिमम स्पीड है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो आपको यही मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो आप डायरेक्टली यूज कर लो एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आप यूज करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिल जाएगा और ये मैक्सिमम मिल जाएगा। कैसे? पॉइंट सी पे वेलोसिटी देके रखा हुआ है ना, बस इसी का यूज करना है। कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टोटल एनर्जी एट बी, ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी एट सी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब गौर से देखना यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो कि कोई भी रेफरेंस को, कोई भी लाइन को, रेफरेंस को आप जीरो हाइट मान सकते हो और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, सी और बी जो है इन दो पॉइंट को कंपेयर कर रहा हूं, पॉइंट सी और एक सेकेंड, पॉइंट सी और पॉइंट बी, मतलब यहां पे आपका पॉइंट बी है ना, तो पॉइंट सी और पॉइंट बी। पॉइंट सी को मैं h इज इक्वल टू 0 मान के चल रहा हूं, तो मुझे बताओ पॉइंट बी का हाइट क्या हो जाएगा। अगर पॉइंट सी के हाइट को मैं 0 मान ले रहा हूं, आप 0 कहीं भी मान सकते हो, उसके हिसाब से बाकी हाइट आपको लेना पड़ेगा। तो अगर मैं पॉइंट सी के हाइट को 0 मान रहा हूं इस केस में, तो भाई यहां पे जब मैं पॉइंट बी पर पहुंचूंगा तो पॉइंट सी के कंपेरिजन में पॉइंट बी का हाइट क्या होगा, यहां से लेकर आप बी तक जाओगे तो ये हाइट क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, मतलब सॉरी ये आर हो जाएगा। इन दो लेवल के बीच में हाइट कितना है, आर है ना। तो इसका मतलब पॉइंट सी को अगर आपने 0 माना तो पॉइंट बी का हाइट आपको आर मानना पड़ेगा। इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी मान लो, तो इसका मतलब इसके हिसाब से पॉइंट सी का पोटेंशियल एनर्जी 0 है और पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgr हो जाएगा, mgh मतलब mgr। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी तो हाफ mv² होगा, जो कि v आपको दे के रखा है यहाँ पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ का हाइट 0 मान के रखा हुआ है। दैट इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी जो बी पर है वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी मिनिमम लिख दो और प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgr हो जाएगा।
राइट, mgr, क्योंकि mgr h हाइट आपका जो है वो r हाइट है यहाँ पे। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस mgr। इसको सॉल्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिल जाएगा। हाफ मास का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ तो 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय v का वैल्यू कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, माइनस 20 इंटू 10⁻³ g का वैल्यू 10 इंटू r का वैल्यू 1.8 है। r का वैल्यू 1.8 देके रखा हुआ है। चलो अब इसको सॉल्व करो, और क्या, ये 10 हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, ये 0.64 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लो ध्यान से, 10 हो जाएगा, 10⁻0.64 हो गया, माइनस 10⁻0.2 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना होगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 0.36 0.36। तो 0.64 माइनस 0.36 विल गिव यू 0.28। तो ये आपका 0.28 जूल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया। 0.28 जूल इज योर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां मिलेगा आपको? ए पर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, देखो आप हाइट के साथ खेल सकते हो। अब आप क्या करो, ए को मिनिमम हाइट मान लो, 0 मान लो, वो अगले पेज पे देख लेते हैं हम लोग। अब इस केस में क्या है ना कि आप पॉइंट ए पर जो हो, पॉइंट ए पर आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट, और पॉइंट सी आपका यहाँ पे है, और इन दोनों लेवल के बीच में आर हाइट है। तो अगर मैं अब यहाँ पे एच 0 मान लेता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी ए पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा क्योंकि हमने अब हाइट 0 इसको माना हुआ है। तो यहाँ का जो हाइट होगा वो आर हो जाएगा, देख रहे हो, क्योंकि अब ये आर डिस्टेंस ऊपर है पॉइंट सी। तो पॉइंट सी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू mgr इस बार। अब पॉइंट सी पर वेलोसिटी तो आपको पता ही है 8 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करोगे तो क्या करोगे बताओ, ए और सी का टोटल एनर्जी इक्वल है, तो टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ए पर काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख दो, प्लस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 माना हुआ है क्योंकि हाइट 0 मान लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी देकर रखा हुआ है v, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgr, क्योंकि यहाँ से नीचे से हाइट इसका r है ना, देख रहे हो आप, तो mgr हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgr, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgr। तो ये हो जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 10⁻³ हमारा मास है। वेलोसिटी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 8 है पॉइंट सी का, दैट इज 64 हो जाएगा, प्लस अगेन 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू 10, और आर का वैल्यू कितना था 1.8 था, राइट, आर मतलब लेंथ था, दैट इज 1.8। करो इसको सॉल्व कर लो, ये 10 हो जाएगा और अगेन 0.64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर से 8 इंटू 36, तो यहाँ पे 0.36 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो 1 जूल आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी भाई थोड़ा सा लंबा चौड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में नहीं आते जहाँ तक मेरा ख्याल है या फिर मैंने देखा है, पर इसमें से कुछ हिस्सा जरूर पूछ लेगा आपको, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कोई छोटे क्वेश्चन है तो भाई वो तो जरूर कर लेना, वो मिस मत करना। A motorcyclist as a particle is undergoing vertical circles, again vertical circle inside a sphere of death। अब ये क्वेश्चन स्फीयर ऑफ डेथ का आ चुका है। स्फीयर ऑफ डेथ में कोई मोटरसाइकिलिस्ट है, वो सर्कल में घूमे जा रहा है। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के बीच में चेंज होते जा रहा है। तो हमें पता है वर्टिकल सर्कल में सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है वो आपका नीचे होता है, तो मैं इसको ए मानकर ये स्पीड लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड।
और सबसे कम स्पीड जो होता है वो टॉप पर होता है। इसको पॉइंट बी मानकर मैं यहाँ पे वी बी लिख देता हूँ, और वी बी का वैल्यू कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलो। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ का डायमीटर ढूंढना है, तो यही डायमीटर है और क्या, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। और हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। इन दोनों स्पीड पर मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, मतलब ए पर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हम वी ए मिनिमम लिख देंगे। वी ए मिनिमम ढूंढना है, पहले तो भाई डायमीटर ढूंढना है तो डी लिख देता हूँ, फिर आपको वी ए मिनिमम ढूंढना है। ए पर मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होगा और बी पर मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होगा, तो वी ए मिनिमम वी बी मिनिमम दोनों ढूंढना है, यहाँ पे और यहाँ पे। देखो ये बड़ा सिंपल है। अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप सीधा सीधा लगा सकते हो, यूज कर सकते हो ए और बी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कि टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए जो होगा वो हाफ एम वी ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो ले सकते हो क्योंकि इस हाइट को हम h इज इक्वल टू जीरो मान के चल रहे हैं, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जो हाइट हो जाएगा अब d हाइट होगा पॉइंट B पर, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एम जी एच। अब यहाँ से हाइट देखोगे तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, तो यहाँ पे d लिख देंगे। डायमीटर आपका डायमीटर मिल जाएगा आपको, तो m और m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर एक टर्म में आ रहा है। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 हट जाएगा, वी ए स्क्वायर हो जाएगा। वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा ना, तो प्लस 2GD हो जाएगा। ए का स्पीड 10 देख रखा है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्पीड जो 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी जी का वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है, मेरे हिसाब से 10 ही यूज करने बोला होगा, तो 10 यूज करते हैं, इंटू डी कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 36, 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 20D, तो 100 माइनस 36 आपका 64 होता है, 64 इज इक्वल टू 20D हो जाएगा। D इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 20, 64 डिवाइडेड बाई 20, और ये आपका आ जाएगा 32 यानी 3.2 मीटर, तो आपका 3.2 मीटर डायमीटर आ गया भाई, ठीक है। और स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वी ए मिनिमम वी बी मिनिमम, तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट पोजीशन होता है वी बी मिनिमम, हाईएस्ट पोजीशन पे हम लोग को पता है कि स्पीड का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट आर जी होता है, और लोएस्ट पे जो आपका स्पीड का वैल्यू होता है वो अंडर रूट 5 आर जी होता है, तो बस फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा आर कैसे मिलेगा, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, डी का वैल्यू 3.2, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 2, तो आर का वैल्यू 1.6 आ जाएगा मीटर, तो आर तो मिल गया हमें ऐसे ही, ठीक है, निकाल लिया साइड में मैंने। आर मतलब इसका आधा हो जाएगा, 3.2 का आधा क्या हो जाएगा 1.6, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई जी का वैल्यू 10 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका वी बी मिनिमम आ गया, जो टॉप मोस्ट पोजिशन का मिनिमम स्पीड है। अब बॉटम का जो मिनिमम स्पीड होता है वी ए मिनिमम, वो होता है अंडर रूट 5 आर जी, अंडर रूट 5 आर जी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आर का वैल्यू 1.6 इंटू 10, तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अब या तो उसको आप ऐसे छोड़ दो, आंसर में वैसे छोड़ के रखा हुआ है, या फिर आप क्या कर सकते हो, रूट 5 का वैल्यू आपको निकालना होगा लॉग टेबल से। एग्जाम में अगर हो तो आप प्लीज लॉग टेबल का वैल्यू, लॉग टेबल से वैल्यू रूट ऑफ 5 का निकाल के इसमें डाल के और फाइनल आंसर ले आना। गलत मत करना, कुछ अच्छे से ले आना, क्योंकि यहाँ तक तुमने सही किया है तो हो सकता है पूरा मार्क्स मिल जाए। रूट 5 का वैल्यू गलत डाल दिया उसके बाद गलत लिखा तब तो मार्क्स काट लेंगे वो, क्योंकि तुमने गलत लिखा हुआ है, तो थोड़ा संभल के करना। रूट 5 का वैल्यू ढंग से लॉग से निकाल के डाल देना, तो वो सब तो हम देख लेंगे, सीख लेंगे। अगर आपने 11th में सारी चीज़ें सिखाई जाती है, इनकेस अगर नहीं भी सीखा है तो हम भाई स्पेशल वीडियोस में सारा कुछ हैंडल कर लेंगे।